लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेजेंड है चरणजीत सिंह सर एंड ही इज फंड मैनेजर एट डीएसपी म्यूचुअल फंड। वो स्पेशलाइजेशन रखते हैं सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रा, पावर, कैपिटल गुड्स, ऐसे कुछ सेक्टर के वो स्पेशलिस्ट है और बहुत डीप स्टडी रखते हैं। आज के इस कंप्लीट डिस्कशन में आपको मिलने वाला है। रिसेंटली आपने कुछ सुना होगा कोल के रिलेटेड बातें कि कोल शॉर्टेज हो रही है, क्या इंपैक्ट होगा, कितना इंपैक्ट होगा। उसी के साथ साथ इंफ्रा स्टोरी क्या है, इंफ्रा पे काफी लोग बुलिश है पर एक्चुअल इंफ्रा स्टोरी क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या गलतियां कर सकते हैं, डिटेल में बात करेंगे। उसी के साथ साथ मार्केट आज के दिन 18,000 की जर्नी पूरी कर चुका है। व्हाट नेक्स्ट, डिटेल में मिलने वाले इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आज के इस वीडियो में, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं सर का और आज का ये डिस्कशन शुरू करते हैं। चरणजीत सर, सबसे पहले आपका इन्वेस्ट आज पर कल की फैमिली में स्वागत है सर, वेलकम है। हाय आनंद, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी ऑन योर शो। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के दिन सबके दिमाग में चल रहा है, निफ्टी एट 18,000 प्लस। देखिए, वैसे आई नो एज इज जस्ट अ नंबर, उसी तरीके से निफ्टी का 18,000 जाना इज जस्ट अ नंबर। स्टिल व्हाट नेक्स्ट, क्या अगले ट्रिगर्स हो सकते हैं, यहां से क्या? सो आनंद, द पॉइंट इज, जैसे हम देखते हैं मार्केट को, व्हाट वी विल ट्राई टू लुक एट इज कि कौन से आपके ऐसे इन्वेस्टेबल सेक्टर्स हैं which can still give us value from here on. There have been a lot of sectors which have been ignored, and these are the sectors which are core to the core to the economy. And what we are saying is that there's a big shift which is coming in terms of कि government कैसे इन sectors को देखती है, और government का push और spending का push आ रहा है. So this is not happening in India, but globally what we are seeing is that infrastructure spending is picking up. So I'll tell you, if you look at core sectors, spending has been extremely weak. पिछले 10 साल में प्राइवेट सेक्टर ने कोई स्पेंडिंग नहीं करी है. Power sector has been struggling in terms of the valuations, and we see the other sectors also getting marginalized even in the Nifty 50 index. So if you look at Nifty 50 index, right now the core sectors, be it manufacturing, power, telecom, their weightages have come down to almost around 25%. उसमें से मैं अगर 10% आरआईएल का वेट निकाल दूंगा तो 15% वेट है आपका जो सिर्फ ऐसे कोर सेक्टर्स में एग्जिस्ट करता है जहां पे हमें दिख रहा है कि बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है. एंड दिस नंबर, ये आप अगर 2007 में देखेंगे दिसंबर में, दिस वाज एट अराउंड 67% दीस सेक्टर्स. तो आप देखिए कैसे इंडेक्स में इनका वेट कम हो गया है. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सो दैट 18,000 नंबर इज नॉट टेलिंग यू द एंटायर पिक्चर. नाउ सेकंड पॉइंट इज, आप कहेंगे अच्छा अभी यहां से फिर आगे क्या? ओके, यहां से आगे देखने के लिए हमें देखना है कि हम साइकिल में कहां हैं. हमारा जो ओवरऑल साइकिल है इन्वेस्टमेंट्स का, वेयर इज इट? इट हैज एक्चुअली बॉटम्ड आउट. अगर आप देखेंगे FY21 में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो वाज ओनली एट अराउंड 27%. सिमिलर नंबर वी हैव सीन इन FY2000, 28% का नंबर. उसके बाद क्या हुआ? 2003 से लेके 2007 तक हमने एक सुपर कैपेक्स बूम देखा इंडिया में, जो हमने पहले नहीं देखा था. सो वी सॉ सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग infrastructure में, capital spending by private players, real estate sector booming, all those three things coming together. And what we are saying is कि अभी आपका वही टाइम आ रहा है जहां पे हमें लग रहा है कि आपका जो साइकिल है बॉटम आउट हो चुका है. यहां से अगर कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट करनी है, सो गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और जॉब क्रिएशन पे फोकस करना पड़ेगा. ये हमारे लिए अब ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसिटी है टू ग्रो माय जीडीपी फ्रॉम हियर. So that is where we are saying कि there is a increased focus on spending on infrastructure. There is an increased optionality which is available कि these sectors should do well and with a 3 to 5 years horizon. That is our thought process on the core sectors of the economy. सर, जैसे आपने मदर ऑफ ऑल बुल रन की बात करी 2003 से 2007, जिस समय इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर, चाहे सीमेंट हो, जितने भी इंफ्रा रिलेटेड सेगमेंट थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. उसके बाद नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स हमने देखा थोड़ा सा वहां पे लो परफॉर्मेंस आई थी. तो क्या हम वापस से बोल सकते हैं 2003 से 2007 की साइकिल के लिए इंडिया रेडी हो रहा है, लुकिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर के जो बजट बन रहे हैं गवर्नमेंट के? या आपका क्या टेक है इस चीज के ऊपर? Yeah, I think that's a very interesting question and very close to my heart because I've been tracking this infrastructure sector for 15 years. So अगर आप देखिए अनंत, सबसे पहले देखना है कि कोई भी जब आपका साइकिल रिकवरी मोड में होता है उसके अंदर क्या फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स जो हमने 2003 के टाइम पे देखे वो अब है कि नहीं है. अगर वो आपको फैक्टर्स दिखेंगे तो आपको जो सर्टेनिटी है ऑफ योर सेक्टोरल रिवाइवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल स्पेंडिंग, वो आपका सर्टेन हो जाएगा. अगर हम 2003 के आसपास देखते हैं, सबसे पहले था इन टर्म्स ऑफ द बैंक्स बैलेंस शीट्स वर वेरी स्ट्रांग,
नेट परफॉर्मिंग एसेट्स हैड कम डाउन, और बहुत सारे रेजोल्यूशन के बाद बैंक्स वर रेडी टू लेंड. सेकंड इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग. अभी अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग देखेंगे, इट इज अ 2 decades low. इतना चीप रेट है कि एनीबडी हु इज कीन टू इन्वेस्ट ही विल गो अहेड एंड स्टार्ट बिल्डिंग कैपेसिटीज. और हम फैक्टर्स ऐसे देख रहे हैं कि अभी जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट है फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हैज बीन नाउ ब्रॉट टू 15%. This is the lowest across geographies in the Southeast Asia, which is giving us a very strong tool actually to compete with them. 15% tax rate on new manufacturing capacity is a very big driver for new capacity additions. दूसरी बात है रिफॉर्म्स. हम अगर पिछले साइकिल में देखें 2003 के आसपास, सबसे बड़ा रिफॉर्म था पावर सेक्टर का, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो आया. उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के कारण प्राइवेट सेक्टर को पावर सेक्टर पूरा ओपन अप हो गया. प्राइवेट सेक्टर आया और दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द पावर जनरेशन कैपेसिटीज, कोल बेस्ड कैपेसिटीज बहुत बड़े लेवल पे सेटअप हुआ. नाउ यू विल आस्क, आर दोस काइंड ऑफ रिफॉर्म्स हैपनिंग नाउ और हैव दे हैपेंड इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स? यस. सो फर्स्ट इफ यू लुक एट जीएसटी का रिफॉर्म है बहुत बड़ा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है. सेकेंडली कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट मैंने आपको बताया. थर्डली पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स. अब डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स में कैसा है कि distribution side of the market, which is the power distribution companies, which is B2C, वो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रही हैं और वहां पे बहुत लॉसेस रहे हैं. जैसे जैसे उनका रिफॉर्म्स आएगा तो वहां पे आपका कैपेक्स होगा और वहां से हमारे जो टैरिफ्स हैं फॉर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स वो कम होंगे. उससे अगेन हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज जो है दे बिकम मच मोर एफिशिएंट एंड मच मोर कॉम्पिटिटिव बाकी सब ज्योग्राफीज के कंपैरिजन में. दूसरा है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, जिसके कारण अपना रियल एस्टेट सेक्टर हैज बिकम मोर कंसोलिडेटेड, मोर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर नाउ एबल टू स्केल अप, and we are seeing a lot of data points which are supporting the real estate cycle. Then is a production linked incentive. And one thing which I would like to highlight is that now India has got once in a lifetime opportunity, because जो manufacturing sector में हमें pickup दिखेगा वो this will be unmatched what we have seen in the past. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बाद सबको एक नया सप्लाई चेन पार्टनर चाहिए था. कोविड आया और उसके बाद सबकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई. उनको था और सो वो जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन, कि जो मेरा 5 या 10 साल में होना था पैन आउट की चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, वो अब बहुत जल्दी पैन आउट हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी सॉ कि उनका सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया और प्राइसेस बहुत बढ़ गए. सो दैट इज वेयर इंडिया हैज अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसके कारण हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप देखेंगे कि कैसे स्केल अप होगा अक्रॉस 13 to 14 सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल फोन्स, रूम एसीज, केमिकल्स, फार्मा. और ये कोई सब्सिडी नहीं है, ये है कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाइए, आप रेवेन्यू जनरेट कीजिए, उसके ऊपर आपको 4 से 5% हम इंसेंटिव देंगे. सो इन अ वे it is not a subsidy, it's incentivizing you to set up manufacturing capacity. And lastly, labor reforms. We are trying to make them much more less complex. So once they become less complex, so large जो multinational companies हैं वो इंडिया में आके अपनी कैपेसिटी जैसे सेटअप करेंगी. So that is the second part कि reforms अपने जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे अभी हुए हैं at different levels, and that is what is going to lead to the overall revival. Lastly, I would say is in terms of government's intent of spending. जैसे आपने सही बोला कि बजट्स बन रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ जो FY22 इस साल का बजट मत देखिए, इस साल तो 20% इंक्रीज है ही है डेफिनेटली, विच इज हैपनिंग अक्रॉस रोड्स, रेलवेज, वाटर. बट गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली विच इज कॉल्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. ये पाइपलाइन क्या कहती है? ये पाइपलाइन कह रही है कि हम 100 लाख करोड़ की स्पेंडिंग करेंगे. 100 लाख करोड़. आप अगर देखें FY13 से 19 हमने की है स्पेंडिंग 50 लाख करोड़. FY20 to 25, government is talking about 100 lakh crore. So double the spending on infrastructure, what we have seen in the past periods. So government is saying we are confidently spending, और जैसे आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पिकअप होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस बढ़ेंगी, सीमेंट की, स्टील की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, कैपिटल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और उससे फिर आपका सेकंड जो फेज है प्राइवेट कैपेक्स का वो पिकअप करेगा. दैट इज हाउ दिस साइकिल विल पैन आउट. और ये जो मैंने आपको फैक्टर्स हाईलाइट किए हैं, इनसे हमें क्लियरली कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि दिस साइकिल इज डेफिनेटली गोइंग टू पिक अप फ्रॉम हियर ऑन विद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट सेक्टर कमिंग बैक, एंड रियल एस्टेट आल्सो coming back from a deep
a cyclical slowdown over the last multiple years. सर इससे पहले कि हम रियल एस्टेट में जाए, आपने पावर की बात करी। पावर में हमने पास में क्या देखा है, कई बार पावर ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लगता है कि चलो पावर में फाइनली रिफॉर्म आ जाएगा, पर फिर वापस से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और हमें लगता है कि हम वापस से 5 साल पहले जाके वहीं जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम खड़े हो गए। इस बार ऐसा क्या आपको डिफरेंट लग रहा है? आई नो आपकी ये पॉलिसीज पे आपका बहुत फोकस है, बट स्टिल मतलब आपको जो कन्विक्शन मिल रहा है कि यार पावर इस बार कुछ डिफरेंट कर सकता है, उसका और मेन कारण क्या है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट पावर? सी पावर सेक्टर में अगर आप देखिए, देयर आर बिग चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग। पावर सेक्टर में सबसे पहला चेंज हो रहा है, कोल इज गिविंग वे टू रिन्यूएबल्स। हमारा सबसे बड़ा शिफ्ट आ रहा है, एंड दैट इज आल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल पुश ऑन द क्लाइमेट चेंज। और ये जो पुश है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो यूटिलिटीज हैं वो अभी ही उन्होंने कैपेसिटीज ऐड करने का टारगेट्स अपने दिए हैं, एंड दे आर गोइंग टू रैंप अप गोइंग फॉरवर्ड। एंड दीज आर मोर what we can say, these are non-regulated capacity additions what are happening. Second, on the distribution reforms में अभी जो distribution companies हैं उनके जो losses हैं, they have been there because last mile पे हमने capex नहीं किया। So अब गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले होगा मीटरिंग, कि आप कहीं पे अगर आपका मीटरिंग नहीं है तो वहां पे आप मीटर लगाइए। After that, what we'll see is that जहां पे भी अपना theft है या commercial losses हैं, they will reduce. So that's a very important step of doing the capex on the last mile. Second is privatization of the distribution circles, जो गवर्नमेंट ने सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जिन डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल्स में आपके AT&C लॉसेस कम नहीं होते, गवर्नमेंट विल पुश टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। सो हमने ये देखा है कि जहां जहां पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल्स हुआ है, those circles have shown very significant improvement in terms of reducing the losses and improving efficiency in the system. I think that is what is giving us the confidence कि जैसे ये privatization बढ़ेगा, इसके कारण last mile में आपका capex बढ़ेगा, आपका efficiency आएगा system में, and states will be also seeing the benefit of that coming to their overall working capital cycle. And with the privatization, the management of the distribution side will become much better. So these two trends are very important, कि जहां पे आपका रिन्यूएबल्स में शिफ्ट आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे आपका जो हमने पहले कैपेक्स देखा कोल बेस्ड में, वही अब हम स्केल अप देखेंगे ऑन द रिन्यूएबल साइड। हमारा आज की डेट में अगर आप रिन्यूएबल्स में देखिए 90 गीगावाट पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। व्हाट वी आर सेइंग इज 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। सो वी हैव अ ह्यूज रनवे टू ग्रो। तो आपका रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन पिकअप होगा और आपका यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो बोथ द लेग्स ऑफ द चेन विल सी कैपेक्स हैपनिंग। वेरी इंटरेस्टिंग सर। इसमें रियल एस्टेट की जब हम बात करते हैं, हमें मार्केट में रियल एस्टेट बहुत अच्छा करता हुआ दिख रहा है और हमें लग रहा है कि चलो रियल एस्टेट वापस से रिवाइव कर रहा है, पर जब हम ऑन ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, चाहे हम किसी भी सिटी में किसी भी टाउन पे जाके देखें, अभी वहां पे हमने इतना रिवाइवल नहीं देखा है। तो वो कब पिक कर सकता है आपके अकॉर्डिंग, और क्या वहां पे साइकिल प्ले करेगी? एक्चुअली if you look at the data, market data, that is saying contrary to what you have highlighted. क्यों मार्केट डेटा में हमें क्या दिख रहा है कि सेल्स, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की सेल्स आर पिकिंग अप सिग्निफिकेंटली। द अदर पॉइंट व्हिच हैज टू बी हाइलाइटेड इज जो आपका इन्वेंट्री लेवल्स हैं, दे हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द पीक। और अगर हमारा जो सेल्स है वो अगर FY20 के लेवल पे ही चलेगा, तो हमारी जो इन्वेंट्री लेवल्स है एक्सक्लूडिंग द स्टक प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल रुके हुए हैं, अगर हम उनको निकाल देंगे तो इट विल कम टू अराउंड ऑलमोस्ट 18 months ऑफ इन्वेंट्री, which will be at the lowest level and at the level where we had seen the inventories at the start of the earlier cycle. And another data point which I'll give you is despite आपका महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी हटने के बावजूद भी आप देखिए the pickup in real estate continued. The registrations continue to be at the peak level. Launches from the real estate developers are picking up because they are seeing that the demand picking up. So आपके इसके फैक्टर्स क्या हैं डिमांड के? सबसे पहले लो होम लोन इंटरेस्ट रेट, अफोर्डेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड, job creation. Some of the markets, micro markets, we are seeing already the inventory levels are at so low, like Bangalore, where we are seeing that the demand pickup will be significant. So what we are seeing is that certain micro markets are definitely doing very well, but as we see inventory levels reducing further, the launches will start picking up. There's a huge demand, which is because of job creation happening in the IT sector. Again, I would like to highlight lower interest rates and affordability increasing. So I think real estate sector is making a comeback.
Now, our thought process is that आप देखिए real estate sector, it is not only a tier 1 phenomena. It's also picking up in tier 2, tier 3. It's a very broad-based thing which is happening. So you can, as an investor, look at what we can say is the derivatives also of the sectors which are dependent on the real estate sector. आप अगर कहीं पे रियल एस्टेट सेक्टर देखते हैं तो उसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल जाता है, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स भी जाता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी जाता है, केबल्स एंड वायर्स भी जाता है. सो एज अ secular theme, then it becomes a very good theme to look at to play the real estate, because you are able to play broad based economic revival in the real estate cycle across tier 1 tier 2. Secondly, you are able to play it through more secular growth stories because there are multiple legs. वो मैं आपको समझाता हूँ. कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स देखिए, डेफिनेटली रियल एस्टेट पिकअप करते हैं तो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की डिमांड बढ़ती है, 100%. बट देन देयर आर अदर फैक्टर्स, क्योंकि आपका गवर्नमेंट के हिसाब से 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हैज बीन डन इन रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड्स. जब आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो मेरे को केबल भी चाहिए, वायर भी चाहिए, फैन और अदर अप्लायंसेस आर आल्सो रिक्वायर्ड. Secondly, now if you look at the GST implementation, what it is doing, it is leading to more formalization of the economy. उसका मतलब है जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स होते थे, हर कैटेगरी में 25 से 30% आपके अनऑर्गेनाइज्ड हैं. छोटी कंपनीज हैं जो अगर टैक्स नहीं देती हैं तो दे हैव दैट एडवांटेज, बट दैट दोज आर गेटिंग पुश्ड आउट. सो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर गिविंग वे टू द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स. तो आपका जो ब्रांडेड प्लेयर है और बिग गेटिंग बिगर, दैट इज प्लेइंग आउट इन द मार्केट. सो अगेन दैट गिव्स अनदर लेग ऑफ ग्रोथ to the companies which are benefiting from real estate, from rising electrification, from unorganized to organized shift. And thirdly, in terms of deeper penetration, पहले हमारी जो growth थी वो driven by थी tier 1, अभी है rural, because rural और semi urban वहां पे भी आपको बहुत growth दिख रही है. So I think that's a very good way to capture this growth with these product categories. So सबसे पहले तो सर मतलब अभी जो डिमांड है वो बड़ी है, डिमांड बढ़ी है, उसके वजह से हो सकता है वेरी सून हम ये भी देखेंगे जो प्राइस पुश हम देखना चाह रहे हैं वो भी अब धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा, बिकॉज डिमांड ग्रो कर रही है. मोर देन दैट हमें इसको एज अ बास्केट देखना पड़ेगा. जितना मैं आपकी बातों से समझ पाया कि हमें इसको एज अ बास्केट देखना पड़ेगा, जो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए इतना ही. यस सर, इसमें अगर हम आगे जाते हैं ना, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो भी बहुत चल रहा है. कोल की शॉर्टेज हो रही है. सबसे पहले तो मैं तो ये चाहूंगा आप बिल्कुल बेस से समझाइए कि कोल का मैटर है क्या, इम्पैक्ट क्या आ रहा है इक्विटी शेयर मार्केट में, और हमारे लिए यहाँ पे क्या है. हाँ, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बर्निंग टॉपिक एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेटा टू एक्चुअली गिव यू राइट पर्सपेक्टिव. तो कोल के केस में हम देखें अगर आज की डेट में, सो कोल इज अराउंड 55% ऑफ आवर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. जो अपनी टोटल जनरेशन कैपेसिटी है 55% उसका जो है आपका कोल बेस्ड है. 70% ऑफ टोटल पावर जनरेशन इज कमिंग फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स. Actually, as a country, we have the 5th largest reserves of coal in the world. Okay? But what has happened? As per CEA reports, Central Electricity Authority, 40% of the plants have very low level of inventory of coal at the plant level of only 4 days. ये आपकी जो है 15 से 21 दिन की होती है, बट जो आज की डेट में 4 days की इन्वेंट्री रहेगी, 4 दिन की इन्वेंट्री. That is why there is a huge upheaval in the market की shortage है पावर की, पावर प्लांट शट डाउन होंगे. Now let's look at what led to this reduction in the inventory levels at the power plant level. इसके 4-5 रीजन हैं. सबसे पहला है कि अगर हम मॉनसून से पहले देखें तो जो इन्वेंट्री लेवल्स थी at these plants, they had already not built up the inventory. They were already running with lower inventory. Then there were certain plants of state gencos जिन्होंने कोल इंडिया को पैसा नहीं दिया, so because of the rising receivables, the coal supply was stopped by Coal India. Third is, after COVID, we saw that the power demand actually grew very strongly. आपका अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 13% YOY growth हुआ है fiscal year to date. FY21 was a depressed year, but अगर FY20 के basis पे भी देखें हम तो 3% growth है on a FY20 basis. So power demand surprises positively. Third is more of a logistical reason. What happened is that आपके जो monsoons हैं, they have a continuous impact during this time of the year, and because of the rainfalls, the mines in east and central India, they got flooded. उनकी flooding के कारण आपका क्या हुआ कि logistical issues got created और जो mine से आपका कोयला power plant तक नहीं पहुंच सका.
And lastly, key imported coal prices went up, so plants which are running on imported coal, they also stopped, reducing their usage of the coal. Now, to answer your very valid question कि ये एक बहुत लंबा इशू हो सकता है कि it is a temporary issue and how do we get the confidence on that? तो इसका सबसे सिंपल आंसर ये है, पहले हम कोल इंडिया की इन्वेंट्री लेवल्स देखते हैं। कोल इंडिया के पास आज की डेट में 41 मिलियन टन की इन्वेंट्री है ऑन देयर माइंस। इट मींस कोल इंडिया के पास तो है इन्वेंट्री। दूसरा पॉइंट है कि जो रेक्स की अवेलेबिलिटी है, लॉजिस्टिकल चैलेंज, दैट हैज कम डाउन फ्रॉम ऑलमोस्ट अराउंड what we can say is 270 to around 240, but this is not that rakes आपके सिस्टम से निकल गए हैं। इसका यह है कि because of the rains and all, they were not able to load those rakes and that will start now coming back. Thirdly, अगर आप कोल इंडिया का जनरली जो है प्रोडक्शन और डिस्पैच का ट्रेंड देखेंगे तो सेकेंड हाफ इज मोर हैवी ऑन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन। 60% हैपेंस इन द सेकेंड हाफ। तो अभी क्या होगा, आपकी कोल इंडिया के पास ऑलरेडी माइन लेवल पे इन्वेंट्री पड़ी है, रेक्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी जैसे आपका मानसून का इम्पैक्ट कम होता है। थर्डली, आपका सेकेंड हाफ में प्रोडक्शन बढ़ेगा विच इज जनरली 60% ऑफ द फुल ईयर प्रोडक्शन। एंड फोर्थली, आपका क्या होगा कि नवंबर से जैसे ही आपका विंटर स्टार्ट होगी, आपका थोड़ा डिमांड ऑल्सो विल स्टार्ट रिसीविंग। So in a way, we are not having some alarming situation which cannot be resolved. It is a temporary situation what we see. It will get resolved in couple of weeks, and there are definitely measures which are being taken by the government to resolve this. अभी अगर हम एक इंडस्ट्रियल कस्टमर की तरफ से देखते हैं ना, तो इंडस्ट्रियल कस्टमर इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यू विल नॉट कट द सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल कस्टमर्स until or unless there is a big policy directive कि आप उनको सप्लाई कट कीजिए। So what will happen is that there could be some rationalization only for few days, but it will not lead to any kind of a major shutdowns. What we'll see is that as the coal supply normalizes, the things will come back on track. It could take few weeks, but definitely these data points are giving us confidence that this is more of temporary thing in nature. सर वेरी इंटरेस्टिंग। सो मतलब ये हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग मे बी 15 days 20 days में। Correct. Yeah, it looks like the policy actions are being taken. And जैसे ही हमारा लॉजिस्टिकल इश्यूज आर गेटिंग रिजॉल्व, इट शुड गेट आल्सो रिजॉल्व। सुपर्ब सर। सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन हम एक अलग बात करते हैं। आई एम वेरी श्योर ये थोड़ा सा एक हटके टॉपिक होने वाला है। हम बात करते हैं डीएसपी टाइगर फंड की। वैसे मुझे पता है जिन्होंने भी ये वीडियो 2 बार देख लिया, बाई चांस अगर आपको नहीं समझ आया, थोड़ा सा टेक्निकल अगर आपको कहीं पे भी लगा तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको पूरा वीडियो आराम से समझ आ जाएगा। फिर यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट कीजिएगा। डीएसपी टाइगर फंड में आपका गोइंग फॉरवर्ड क्या आउटलुक है, क्या आप मेंटेन करने वाले हो? या सो अनंत, देखिए अल्टीमेटली टाइगर फंड इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फंड। सो इट्स अ फंड विच इज फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन कंपनीज। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें दिख रहा है कि साइकिल यहाँ से पिकअप करने वाला है। एज अ investor, you may not have that kind of exposure in the indices, but you will have to gain exposure. आपको एक thematic fund के थ्रू ले सकते हैं। अब इसके अंदर है कि how the fund is structured, आप कौन कौन से themes उसमें देख रहे हैं which can play out. So I'll talk about more the themes which we are seeing in the market, not only in India but also globally, and which will also catch up in a big way in the Indian context. और हमने इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें हम कैसे करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि कौन सी थीम्स हैं जो हमें 3 से 5 साल की विजिबिलिटी दे सकती हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे हमें ऐसा कंटिन्यूस विजिबिलिटी रहे ताकि आप उस थीम में इन्वेस्टेड रह सकें। फिर ये एक सिक्लिकल सेक्टरल फंड, थीमेटिक फंड है, तो आप इसको सिक्लिकल और सेकुलर सेक्टर्स को कैसे बैलेंस आउट करेंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड थर्डली, a very big focus also on innovation, कि आपकी कंपनीज में वो कैपेबिलिटी है टू चेंज विद द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपकी अब जो पहले 10-15 साल में चेंजेस होती थी टेक्नोलॉजी की, अब वो 5 साल में हो रही है। सो कंपनीज हैव टू बी रेडी। ये फ्रेमवर्क देखते हुए, कैश फ्लो, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, वैल्यूएशंस देखते हुए हमने एक बास्केट अप्रोच बनाई है। वन ऑफ द थीम विच वी आर सीइंग इज, फर्स्ट इज ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन, व्हाट वी आर सीइंग ग्लोबली पिकिंग अप। अब आप पूछेंगे ये क्यों पिकअप हो रहा है? आपने बात करी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें बहुत अच्छा पिकअप दिख रहा है बिकॉज वी आर सीइंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वी आर सीइंग चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। ये जो मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स है आपका, ये आ रहा है फार्मा, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड है जिसमें आपका बहुत ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन चाहिए। अब आपको ऑटोमेशन क्यों चाहिए? एज अ कस्टमर
now there's a requirement which changes every season. We want new models of fans, new bikes, new cars. वो जिस हिसाब से फास्टर रोल आउट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, कंपनीज को उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग अपना चेंज करना पड़ता है. दैट इज वेयर वी थिंक कि ये आपका जो है ऑटोमेशन डिजिटलाइजेशन का थीम अक्रॉस सेक्टर्स प्ले आउट होगा. फास्टर टाइम टू मार्केट, एनर्जी एफिशिएंसी ताकि हमारी पावर कॉस्ट रिडक्शन हो जाए, और दूसरा है मास कस्टमाइजेशन. ये सब जो चीजें ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन से प्ले आउट होगी. सो दैट्स वन बास्केट which you can see in the fund. Second is core capital goods companies, be it defense sector, water space. अभी आप देखिए डिफेंस में गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट. उसका मतलब ये है कि पहले जो हम चीजें इंपोर्ट करते थे, अब आप वो इंपोर्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू डेफिनेटली टेक इट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनीज. उससे क्या हो रहा है, आपका 4 लाख करोड़ की जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज गेटिंग एडेड फॉर द इंडियन कंपनीज. So defense as a segment can do extremely well. Water, like we highlighted, water is not an option now. Water is a necessity. आपको खर्चा करना ही करना है. Be it building the infrastructure or be it desalination, sewage treatment, ये सब का जो खर्चा है आपका बढ़ने वाला है. So which are the companies which can benefit from this segment? And lastly, in the capital goods space, other thing which I would like to highlight is data centers. जो हमें लग रहा है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपका जो कैपेसिटी है वो 5x इंक्रीज हो सकता है, यहाँ से 5 गुना. और वो क्यों हो रहा है? इफ यू लुक एट एनी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स एज अ कंट्री, वी आर जनरेटिंग लॉट ऑफ डेटा. गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है वो डेटा अब इंडिया के बाहर नहीं जाएगा, वो अब इंडिया के अंदर ही डेटा सेंटर्स में आप लोकेट करेंगे. दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू दिस डिमांड. अगेन माय पॉइंट, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, दिस इज अ नेसेसिटी. हमें करना है. So that is another basket of capital goods engineering companies which are able to benefit from that. दूसरा थीम मैंने जो आपको बताया है कि आप देखिए कि एक सिक्लिकल सेक्टर में कैसे आप एक सेकुलर ग्रोथ सेक्टर ला सकते हैं, या इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास है ऐसा कोई ऑप्शन. तो हमें एक ऑप्शन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स. अब ये कंपनीज कौन सी होती हैं जिनका प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट बहुत फास्ट है, डे टू डे में मैन्युफैक्चरिंग में मेरा यूज होगा. सो इन कंपनीज का मैं आपको एक डेटा पॉइंट दूंगा. फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड्स की कंपनीज की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे, सो जब आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3 या 4% की एवरेज से ग्रो हो रहा था, इनकी टॉप लाइन ग्रोथ थी 10 से 11%. इसका मतलब है कि जब आपका इंडस्ट्रीज कम प्रोड्यूस कर रही है बट फिर भी इनका ग्रोथ आ रहा है. सो दैट इज व्हाट अ सेकुलर नेचर ऑफ द सेक्टर इज. इट्स लाइक अ कंज्यूमेबल, इट्स लाइक अ कंज्यूमर थिंग इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड. सो दैट्स अनदर बास्केट व्हिच एड्स टू द लोअर cyclicality in the overall cyclical theme. Then is construction. Construction में as a country or infrastructure space में we have learnt our lessons for the last 15 years. We have made a lot of changes. और हमने कॉन्ट्रैक्ट्स में और इश्यूज जो कॉन्ट्रैक्टर्स को फेस होते हैं उन सब में बहुत चेंजेस करी हैं ताकि रिस्क हमारा कम हो जाए. और जब हम कंस्ट्रक्शन में कंपनीज देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका 10 साल का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है. और आपको कंस्ट्रक्शन स्पेस में भी ऐसी कंपनीज मिल सकती हैं जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है एंड दे कैन बेनिफिट रोड्स, रेलवेज, जहां पे सबसे बड़ा खर्चा करने वाला है. सो दैट्स अनदर बास्केट व्हाट वी सी कि कंस्ट्रक्शन स्पेस इज डेफिनेटली गोइंग टू सी अ पिकअप. हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात करी, हमने बात करी है रियल एस्टेट सेक्टर की स्पेंडिंग की, एंड वी शोड दैट हाउ वी कैन प्ले. आप इसको एक बास्केट अप्रोच से कैसे ले सकते हैं. सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सबकी आप एक बास्केट अगर बना के देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा डेरिवेटिव मिलेगा जिससे आप यू कैन प्ले दीज सेक्टर्स of infrastructure and real estate also through a basket approach of these core sectors, and again have a more secular growth. So I think this is how the Tiger Fund is structured to balance out both cyclical and secular sectors and benefit from the uptake in the investments what we are seeing could see potential upside. वेरी इंटरेस्टिंग सर. जब मैं पोर्टफोलियो देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है एक मल्टी कैप फंड बन चुका है, बट उसमें से बैंकिंग और कुछ ऐसे सेक्टर्स हटा दिए, बट उसके अलावा बाकी सब में हमने बहुत सिस्टमेटिकली प्लेस कर रखा है अपना पोर्टफोलियो. हाँ, so I think that's a very valid point. आईटी एंड बैंकिंग मेनली. हाँ, तो अगर आप देखेंगे टाइगर फंड का अप्रोच, तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि इसमें एक्सकल्जन्स क्या हैं, कौन से सेक्टर्स हम इसमें से निकाल रहे हैं. आईटी, फार्मा, कंज्यूमर स्टेपल्स, financials which are lenders, banks or NBFCs.
ये 4 सेक्टर्स टाइगर फंड में एक्सक्लूड होते हैं, बिकॉज our thought process is that we want to run this fund true to the label, right to the name, which is core to the sector. And Interesting. that is how, when you are not getting an exposure in the indices to these sectors where the weights have reduced significantly, 67% से 24%, उसमें भी आपका सिर्फ 14% जो आपका relevant है and 10% is Reliance. So you don't have that kind of exposure in the indices. So that is where a good quality, companies in these sectors we see can get us the benefit of the growth revival. And other aspect is, if you will look at across, other funds in the mutual fund industry, you will have, higher exposure to the financial sector. So this actually is a more focused thematic fund, excluding financials definitely, which are mainly the lenders. Yeah. सुपर्ब सर थैंक यू सो मच कि आप आए, इतना डिस्कशन किया एंड हमारे को बहुत सारी चीज सीखने को मिली, स्पेशली कोल के तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट तो मेरे लिए भी काफी नए थे. सो थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीट डिस्कशन, मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच सर. Thanks, Anand, for having me on your show. It was pleasure interacting with you. Thank you.